जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आपका सीरीज चल रहा है कैटेगरीज का, और उसमें एक अगला पड़ाव आपका आया है बजट से। और बजट में जो है आपको जैसा कि जानकारी होगा, अगर आप पीवाईक्यू से अवेयर होंगे, तो जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट का बजट और केंद्र का बजट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आर्थिक समीक्षा जो केंद्र का हो, तो चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है आपका, तो उत्तर प्रदेश का बजट बहुत जरूरी है और केंद्र का बजट भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और उसमें कैटेगरीज भी बनते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रयास ये है टीम का कि क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए। एक दो बार देखिए, बजट से अभी फिलहाल ये यूपी का बजट है, फिर केंद्र का बजट आएगा। ठीक है ना, 2 क्लास में, एक ही में समराइज होके जाने वाला है क्लास। ठीक, तो एक क्लास कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है स्टार्ट होगा केंद्र का बजट। इसको ईमानदारी से कर लीजिएगा 1 से 2 बार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें सारे डाटा समाहित किए गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बजट से, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए कुल बजट का आकार या आउटले कितना है? व्हाट इज द टोटल बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27? तो देखिए, ऑप्शन है ABCD। ठीक है, पहला ऑप्शन 8 करोड़ कुछ बोल रहा है, दूसरा 9 करोड़ 9 दशमलव कुछ करोड़ बोल रहा है, तीसरा 9 दशमलव कुछ बोल रहा है, और चौथा भी जो है 7.50 बोल रहा है। तो इस बार का जो बजट का आकार है, मैं इसको शॉर्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ही बार में आपको याद हो जाए। ये बजट का जो आकार है आपका, वो है 9,12,696.35। 0.35 दे ना दे, लेकिन ये डिजिट 9, ठीक, 12, ठीक, 696, ठीक, 0.35। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, कि बजट का आकार क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, 9,12,696 करोड़, ठीक है ना, 9 लाख, इसको सीधे ऐसे ध्यान रखिए, 9 लाख, ठीक, 12,000 डैश डैश डैश, भूलेंगे नहीं आप, 9,12,696। ठीक, एक्सप्लेनेशन इसका हम देखते हैं क्या है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में पेश किया गया बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसका कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ है। यह पिछले बजट की तुलना में देखिए 12.9% ज्यादा है। ठीक, दूसरी चीज, यह उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी के कार्यकाल का 10वां बजट था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेगा कि कितने नंबर का बजट है, तो ध्यान नहीं रहता हमारा तो क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक, तो 10वें नंबर का ये बजट है। ओके, एक चीज करेक्शन करना चाहूंगा, अभी जो है प्रेस इंडेक्स का जो है क्लास अपडेट हुआ है, उसमें जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रैंक है हमारा, मिसप्रिंट होकर के जो है मात्र उसमें 57 लिखा था। तो मैंने जो है क्या किया था, मैं 57 बता के आगे बढ़ गया था। उसको करेक्ट करिएगा आप लोग, 157 रहेगा, चूंकि देखिए डेटा वाला चीज है। ठीक है, और कभी कभी जो है उसको रिव्यू ना कर पाने की वजह से जो है बोल दिया जाता है, तो उसको करेक्ट कर लिया करिए आप लोग। ठीक है ना, यही तो विद्यार्थी, अवेयर विद्यार्थी का लक्षण है। ठीक, तो ध्यान रखिए 12.9% जो है पिछले बजट से ज्यादा है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, और 10वां बजट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में कुल कितनी धनराशि नई योजनाओं के लिए शामिल की गई, यानी कि न्यू स्कीम्स के लिए कितना धनराशि जो है आवंटित किया गया है। देखिए, जब भी जो है बजट पेश किया जाता है तो इसके की पॉइंट्स कुछ होते हैं। ठीक है, कि नया बजट जो है आया, उसमें कितना पॉइंट शामिल हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है 30,500 करोड़, ऑप्शन बोल रहा है 43,565 करोड़, 25,000 जो है 25,000 करोड़, या 51,200 करोड़। तो देखिए, जो न्यू स्कीम्स के लिए इस बार जो है बजट में प्रावधान है, ठीक है, वो है 43,565। ठीक, 43,565। ठीक है, 43,565 करोड़ रुपया इस बार न्यू स्कीम्स के लिए दिया गया है।
ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। इस सर्वसमावेशी बजट में युवाओं, ठीक है, महिलाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरुआत की गई है और नई योजनाओं के लिए कुल 43,565.33 करोड़ रुपया, ठीक है ना, कितना 43,565.33 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है न्यू स्कीम्स के लिए, ठीक है ना। 43,565 याद रखिए, 43,565 करोड़ रुपए नया स्कीम के लिए दिया गया है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की आधिकारिक थीम क्या है, ठीक है। थीम पूछता है कि उत्तर प्रदेश जो बजट पेश किया गया उसका थीम क्या है, यही क्वेश्चन ये है, आधिकारिक थीम क्या है, ठीक। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट 2023-27? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश यानी कि सेल्फ रिलियंट उत्तर प्रदेश, नवनिर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन और न्यू कंस्ट्रक्शन, विकसित उत्तर प्रदेश या अंत्योदय से सर्वोदय। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश के बजट का जो थीम था वो है नवनिर्माण, ठीक है ना, नवनिर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन। ओके, देख लेते हैं, राज्य सरकार ने इस साल के बजट को नवनिर्माण की थीम पर केंद्रित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करना और औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करना है, ठीक है ना। औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करेंगे हम और जो है कायाकल्प करेंगे किसका, बुनियादी ढांचे का, ठीक है ना। जो बुनियादी ढांचा मतलब सड़क हो गया, रेलवे हो गया, पुल हो गया, ये सब बुनियादी ढांचे में गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको जो है हम कायाकल्प करेंगे, नवनिर्माण इसी चीज का नाम रखा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, सकल घरेलू राज्य उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू बी द फाइनेंशियल ईयर 2027? देखिए ऑप्शन कह रहा है 3.5, 3.2, 2.5 या 2.98। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, यही सब जो है बजट के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब की होते हैं। तो इस बार जो है राजकोषीय घाटा जो आपका है ना वो 2.98% है। तो इसको जो है हम पढ़ेंगे सीधा 3%। एग्जाम में अगर 3% देगा तो उसको जो है एकदम सही मान के आ पाएंगे, क्योंकि 2.98 इसको मोटी मोटा राउंड फिगर में जो है 3% हम मानेंगे। 3% इस बार क्या है हमारा राजकोषीय घाटा, ठीक। राजकोषीय घाटा इस बार उत्तर प्रदेश का 3% है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, वित्तीय अनुशासन को बनाते रखते हुए राजकोषीय घाटे को 2.58% पे 98% पर सीमित रखने का अनुमान लगाया गया है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित 3% की वैधानिक सीमा के भीतर है। यानी कि 3% की वैधानिक सीमा रखी गई है कि भैया 3% के नीचे में रहो तुम, ठीक है ना। 3% के नीचे रहना, ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। बजट भाषण के दौरान वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर कितना % रह गया है? अकॉर्डिंग टू द बजट स्पीच टू व्हाट % हैज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन उत्तर प्रदेश करेंटली फॉलन? तो उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि बेरोजगारी का दर कितना है, घट करके कितना हो चुका है। 4.2%, 3.5%, 2.24% या 5.1%। तो बेरोजगारी का दर जो है ना वो आपका हो गया, बचा हुआ है 2.24%, ठीक। 2.24% बेरोजगारी का दर है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक। 2.24%। सरकार के बजट के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिक निवेश, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार के अवसरों के कारण बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गई है? बेरोजगारी घट कर 2.24%। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ये सब जो है कीवर्ड एकदम होते हैं बजट के, ठीक। 2.24% यानी कि 4 स्टार का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। अगला, वर्ष 2000 बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय यानी कि कैपिटल आउटले के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है जो परिसंपत्ति निर्माण में मदद करेगी? व्हाट अमाउंट हैज बीन प्रोपोज्ड टू कैपिटल आउटले इन द बजट डैश डैश बजट विच विल ऐड इन द एसेट क्रिएशन? ठीक है, मतलब जो है पूंजी निर्माण के लिए कितना बजट में प्रस्ताव कर दिया गया है। तो देखिए जो बजट प्रस्ताव किया गया है पूंजी निर्माण के लिए, पहला ऑप्शन है 1,77,744, ठीक है। टाइम आपका गवाते न हुए मैं इसी को तुरंत बता दे रहा हूं, यही सही भी है। 1,77,700, ठीक है,
1,77,744.12 करोड़ रुपया। इतना पैसा हम किस लिए खर्च करना है? पूंजी लगाना है, पूंजी। ठीक है, पूंजी लगाएंगे, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उद्योग खड़ा करेंगे, तभी तो बेरोजगारी दूर होगी और प्रदेश में समृद्धि आएगी। तो 1,77,000, ठीक है, 744 करोड़। ठीक है, इस सबको कहीं नोट कर लिया नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है ना। सड़कों, पुलों और उद्योगों जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 1,77,744.12 करोड़ पूंजीगत परिव्यय यानी कि कैपिटल आउटले तय किया गया है, जो कि जीएसडीपी का कितना है? 4.47%, यानी कि 100 रुपए में 4 रुपया और 47 पैसा जो है हम क्या कर रहे हैं? पूंजीगत व्यय पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किस विभाग को सबसे अधिक बजटीय आवंटन दे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है आपका। ठीक है ना, कि सबसे पैसा भैया आप दे किसको रहे हो, किस विभाग को दे रहे हो सबसे पैसा? ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग या लोक निर्माण विभाग? तो देखिए, हम सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग को, यानी कि प्राइमरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट को। भैया सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो ही जो है उनको स्किल होगा, बेरोजगारी दर दूर होगी। ठीक है ना, तमाम चीजें शिक्षा से दूर होती हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा पैसा हम जो है शिक्षा विभाग को दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में विकास पर जोर देते हुए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर जो है 80,997, कितना? 80,997.16 करोड़ रुपया। ठीक है ना, इतना हम खर्च कर रहे हैं। कितना? 80,947.16 करोड़ रुपया हम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर ऊर्जा यानी कि एनर्जी को दे रहे हैं। पहले शिक्षा लो, उसके बाद भैया एनर्जी पर पैसा लो। अमाउंट 80,997 करोड़ रुपया दे रहे हैं। युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण के लिए चल रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना हेतु बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? अब इस क्वेश्चन में जो आपको जानकारी लेना है कि उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसमें क्या मिलेगा? टैबलेट मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा। टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। उस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना बजट में चल रहा है। उसके लिए भैया कितना धनराशि का आवंटन कर दिया गया है? तो उसके लिए भैया किया गया है 2300, यानी कि बी ऑप्शन, 2374 करोड़ रुपया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा कि कितना किया गया है। हाँ, हो सकता है अभी, चूंकि जैसा कि डेटा मैंने इसलिए इसमें वो किया है क्योंकि अभी मिलान वाला दे रहा है ऐसे तो पता चला इधर अमाउंट दे दिया, इधर जो है एस्टिमेशन का किस लिए, तो स्वामी विवेकानंद युवा के लिए 2374, ठीक है ना, 2374 करोड़ रुपया दे दिया गया है। ठीक है ना, 2374 करोड़ रुपए का मोबाइल और स्मार्टफोन बांटा जाएगा युवाओं को। ठीक है ना। और हाँ, लगभग 40, इसमें कह रहा है कि डिजिटल युवाओं को मजबूत करने के लिए, डिजिटल रूप से युवाओं को मजबूत करने के लिए इस योजना के तहत लगभग 40 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे 40 लाख, ठीक है ना, 40 लाख युवाओं को जो है ये बांटने का लक्ष्य रख दिया गया है। ठीक है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। बजट 2026-27 में युवा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु कौन सी नई योजना शुरू किया गया है? ठीक है, एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें ब्याज नहीं लगेगा आपका। ठीक है ना, उसमें ब्याज नहीं लगेगा, बिना ब्याज के आपको मिलेगा योजना का लाभ। क्या कह रहा है? ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का। तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यूपी स्टार्टअप मिशन, युवा स्वरोजगार योजना या डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उस योजना का नाम है जिसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर दिया जाएगा। शिक्षित और कुशल युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत युवाओं को अपनी परियोजनाएं शुरू करने के लिए 5 लाख रुपया, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखेंगे, ये अमाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 लाख रुपया जो है दिया जाएगा
और उस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। 5 लाख रुपया में कोई ब्याज नहीं। देखा लिखा है ना कि 5 लाख रुपए तक को ब्याज मुक्त ऋण यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बजट 2026-27 में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश एआई मिशन हेतु कितनी राशि व्यवस्थित की गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितना रुपया हम देने वाले हैं। ये सब देखिए। अब चूंकि क्वेश्चन का प्रारूप आजकल बदल रहा है ना, तो क्वेश्चन का प्रारूप अगर बदल रहा है तो हर चीज थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूरी है, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कैसा दे दे। 225 करोड़ रुपया, ठीक है, 225 करोड़ रुपया हम किसको दे रहे हैं? 225 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना। बस इसमें कुछ है ही नहीं। महिला कल्याण के अंतर्गत निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए बजट में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? व्हाट इज द टोटल बजट अलॉटेड, ठीक है ना, allocated to the destitute women pension scheme under women's welfare? 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़। ये सब देखिए बजट का टोटल जिस्ट आपके सामने परोसा जा रहा है। एक बार देख लीजिए, कहीं से क्वेश्चन बजट का आएगा आप बना देंगे। थोड़ा पानी पी लें भैया, प्यास लगा है। आप लोग क्वेश्चन देखिए तब तक। क्लास थोड़ा क्लास पहले की तरह जो है कंटिन्यू नहीं चल रही है, कुछ इशू है इस वजह से। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि एग्जाम का हर एस्पेक्ट जो है आपका पूरा होगा यहाँ से, ठीक है। ये भरोसा रखिए आप लोग। अगस्त में एग्जाम है ना, सब हो जाएगा, इधर 20 के पहले सब हो जाएगा, ठीक। तो 3500 करोड़ रुपया ध्यान रखेंगे किसके लिए? निराश्रित महिला पेंशन योजना यानी कि मासिक वित्तीय सहायता के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 3500 करोड़, सॉरी 35,000 नहीं, ध्यान रखेंगे 35,000 करोड़ नहीं, 3500 करोड़। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी अमाउंट जब आए बजट से क्वेश्चन तो देखिए कि वो अमाउंट कितना ह्यूज तो नहीं है। 35,000 करोड़ रुपया बहुते हो गया। 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन में दे देंगे तो हो गया कल्याण। 3500 करोड़ रुपया है ये, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो लोग लेके भाग जा रहे हैं। पेराई सत्र 25-26 के लिए सरकार द्वारा गन्ना मूल्यों की दरों में कितने रुपए प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाई हाउ मच इन रुपीज पर क्विंटल हैज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज in sugar cane price rates for the 2025-26 crushing season in the budget? तो 30 रुपया, ठीक है ना, 30 रुपया प्रति क्विंटल जो है बढ़ाया है दाम इस बार गवर्नमेंट ने। देखिए गन्ना किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बजट में पेराई सत्र 25-26 के लिए मूल्य दरों में 30 रुपया क्विंटल का, ठीक है, 30 रुपया क्विंटल का इजाफा कर दिया गया है, ठीक है ना। गन्ना चूंकि बहुत प्रभावित हुआ ना अपने प्रदेश में, गन्ने की खेती बहुत व्यापक पैमाने पे होती थी। इवन मेरे वहां भी गन्ने की खेती होती थी, मेरे खुद के पर्सनल। लेकिन गन्ने की खेती हम लोगों ने भी छोड़ दिया क्योंकि गन्ने में बहुत समस्या आ रही थी, टाइम से पैसा वैसा नहीं आता था। तो देखिए अभी 30 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, इस बार से 30 रुपया बढ़ गया है। पीपीपी मॉडल के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए शिक्षा को क्षेत्र को कितनी राशि दी गई है? ठीक है ना। इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है ना। इसमें जरूरी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। अमाउंट बस ध्यान रखिए कि मोटी मोटा 1023 करोड़ रुपया, ठीक है ना, किसके लिए? नए मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है। लेकिन इसमें जरूरी जो है ना, पीपीपी मॉडल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पीपीपी मॉडल पे, ठीक है ना, कितने नए मेडिकल कॉलेज? तो 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज नए बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल पे, ठीक। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत राज्य के बचे हुए जिलों में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 1023 करोड़ रुपया दिया जाएगा। शहरी नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री नगर विस्तार एवं नगर प्रोत्साहन योजना, नगर विस्तार एवं नगर प्रोत्साहन योजना हेतु कितनी राशि की व्यवस्था करी गई है? व्हाट अमाउंट हैज बीन अलॉटेड फॉर द चीफ मिनिस्टर्स सिटी एक्सपेंशन एंड हाउ सिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च टू फास्टर अर्बन रिन्यूअल?
2500 करोड़, 3500 करोड़, 5000 करोड़ या 12000 करोड़। तो जो शहरों का हम नवीकरण करने वाले हैं ना, उसके लिए जो है, उसके लिए भी 3500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। एक शहरों का नवीकरण करने के लिए 3500 करोड़ रुपया, और एक वो महिलाओं को पेंशन उन्शन देने के लिए, दोनों के लिए, पेंशन भी और शहरों के नवीकरण के लिए जो है इतना, कितना देना है हम लोग, 35 करोड़ रुपया। ठीक है ना, इसमें और कुछ है नहीं, 3500 करोड़ रुपया अर्बन टाउनशिप के लिए दिया जा रहा है। अगला बजट 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, गांव से जो लोग होंगे पता होगा कि गांव में जो है टोटी ओटी लग रहा है और वो बनाया जा रहा है, पानी की टंकी बनाया जा रही है। ठीक है ना, उसके लिए 22,000 करोड़ रुपया जो है दिया जा रहा है। ठीक है ना, 22,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, क्योंकि काम जो है लार्ज स्केल पे हो रहा है, इस वजह से जो है ये अमाउंट जो है इतना लगना है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत बचे हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बजट में 22,000 करोड़ की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि ईपीआई में उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला। ये 4 स्टार का क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक, देखिए जितने भी 4 स्टार के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसको तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बोल रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो देखिए इसमें जो रैंकिंग मिली है उत्तर प्रदेश को वो मिली है प्रथम। ठीक है, प्रथम यानी कि फर्स्ट रैंक हमको मिला है उत्तर प्रदेश को। किसमें? अब फर्स्ट रैंक नीति आयोग अगर रिकमेंड करे, किसको रिकमेंड करे? वो भी अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को। तो सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन बनने का प्रबल संभावना है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान मिला है भारत को, सॉरी उत्तर प्रदेश को। बजट भाषण में नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि निर्यात की तैयारियों के मामले में देश के सभी लैंडलॉक्ड, ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं जिनका समुद्र से बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि समुद्र से बॉर्डर लगता है आपका जो है पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया। लेकिन जो भू आबद्ध राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब भू आबद्ध राज्य हैं। तो भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश जो है ना अपना, इसको पहला स्थान मिला है। यानी कि जो निर्यात हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, हमारे वहां से जो है खाद्यान्न जो है, पैक्ड चीजें जो है एक्सपोर्ट होती हैं, उसमें जो है हमको पहला स्थान मिल गया है। तो सीधी सीधी बात है, ये क्वेश्चन 4 स्टार का है। ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में किस नए औद्योगिक क्षेत्र योजना की, ठीक है, घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन भी आपका 4 स्टार का है। ठीक, विच न्यू इंडस्ट्रियल जोन स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड इन द बजट टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन, या मुख्यमंत्री लघु उद्योग क्षेत्र, या यूपी एमएसएमई हब। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ये किसके लिए? एमएसएमई के लिए। ठीक है ना, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्रामीण व अर्ध शहरी इलाकों में जमीनी और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र नामक योजना चलाई जाएगी। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नई योजना को शुरू किया गया है और इसके लिए अभी जो है ना 575 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। ठीक, ये अमाउंट जो है लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, 575 करोड़। लेकिन ये जानिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र जो है, ठीक है ना, ये नई योजना चलाई जा रही है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी यानी कि चालू कीमतों पर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2026-27 बजट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एट करंट प्राइसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इन लाख करोड़ रुपीज। ठीक,
तो इसका जो विकल्प आपका हो जाता है वो 39.8 लाख करोड़, यानी कि मोटी मोटा इसको हम 40 लाख करोड़ पढ़ेंगे। ठीक, 40 लाख करोड़ रुपया पढ़ेंगे, 39.8 लाख करोड़। किसके लिए? ये जो चालू कीमतों पर जो है ये एस्टिमेटेड किया गया है जीएसडीपी का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चालू कीमतों पर, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की जीएसडीपी 39.8 लाख करोड़ यानी कि लगभग 40 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, सेकेंड जो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक, राज्यों में। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसमें। और ये अमाउंट लगभग 40 लाख करोड़, 39.8 लाख करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में किसानों को मुफ्त बिजली यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा जारी रखने के लिए निजी नलकूप उपभोक्ताओं हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? व्हाट अमाउंट हैज बीन अलॉटेड इन द बजट 2026-27 बजट फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल कस्टमर्स टू कंटिन्यू द फैसिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फार्मर्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन मिलान के लिए आ सकता है। तो 2400 करोड़ रुपया जो है, ठीक, 2400 करोड़ रुपया जो नलकूप वाला है उसके लिए सब्सिडी वगैरह दिया जाएगा। जो नलकूप लगाए जाते हैं तो उसमें फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, तो उसके लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये मिलान में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, बजट 2026-27 में गंगा एक्सप्रेसवे यानी कि जो प्रयागराज से मेरठ जा रहा है, इसके बचे हुए संवर्धन और लिंक्ड कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2057 करोड़ रुपया जो प्रयागराज से मेरठ जा रही है एक्सप्रेसवे, उसके जो है बचे हुए निर्माण को पूरा करने के लिए इतना अमाउंट दिया जाएगा। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य के एक्सप्रेसवे के किनारे कितने नए औद्योगिक नोड्स या टाउनशिप? ये क्वेश्चन आपका 4 स्टार का बनता है। नए औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य के एक्सप्रेसवे के किनारे कितने नए औद्योगिक नोड्स या टाउनशिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मैनी न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स या टाउनशिप आर टारगेटेड टू बी द डेवलप्ड अलोंग द स्टेट एक्सप्रेसवे टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? तो इसके लिए जो है 12 जो है औद्योगिक टाउनशिप या नोट्स बनाए जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो 12 ध्यान रखेंगे आप। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, देखते हैं इसका। एक्सप्रेसवे के आर्थिक दोहन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसके किनारे 12 नए औद्योगिक नोट्स को बनाने या विकसित करने की घोषणा की है। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अमाउंट है 9650 करोड़ रुपया। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन हेतु कितनी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योजना जो है बहुत जो है तेजी से चल रहा है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, जिसमें सेकेंड पर है आपका प्रदेश, पहले पे आपका गुजरात है। ठीक है, पहले पे गुजरात है, सेकेंड पे आपका इसके इंप्लीमेंटेशन पे अपना प्रदेश है। देख लेते हैं इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है। व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन प्रोविजन फॉर द स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना टू मेक उत्तर प्रदेश अ लीडर इन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में जैसा कि आपको पता होगा, आजकल जो है बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए 450 करोड़ रुपया, ठीक है, 450 करोड़ रुपया इसके लिए एस्टिमेटेड है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। 450 करोड़ रुपया सीधे मिलान के लिए दे देगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें और कुछ नहीं है। सब्सिडी देने के लिए 450 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना में गरीब परिवार की बेटियों के लिए वित्तीय वर्ष में कितना? तो गरीब परिवार की बेटियों की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ठीक है, 600 करोड़ रुपया से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी होगी। बजट 2026-27 के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ऋण जीएसडीपी डेब्ट टू जीएसडीपी अनुपात घटकर लगभग कितने % हो गया है? अकॉर्डिंग टू द 2026-27 बजट टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट % हैज बीन
डेब्ट जीएसडीपी रेशियो करेंटली डिक्लाइन। ऑप्शन है 28.5%, 25%, 23.1% या 30.2%। तो 23.1%, ठीक, 23 जो है घटकर अनुपात हो चुका है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ऋण जीएसडीपी का 23.1% हो चुका है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। राज्य का ऋण, ठीक है, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो यानी कि जितना आपका बजट है, ठीक है, उसका कितना परसेंट है, तो यानी कि 23.1% जो है अभी उत्तर प्रदेश का डेब्ट रेशियो चल रहा है। राज्य पर कर्ज का बोझ नियंत्रण में है और उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत है। ठीक, तो ये था आपका उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक, उत्तर प्रदेश के बजट के बाद जो है केंद्र का बजट जो है अगला रहेगा आपका। उसके बाद बजट से आपका सारा जो है एक्सपेक्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका कहीं से छूटेगा नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। और जैसा कि आपको पता है आपका कैटेगरीज वाला सीरीज चल रहा है और उसमें अब जो है अगला पड़ाव आपका केंद्रीय बजट का आ गया है। और जैसा कि आपको पता है कि बजट से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो उसको छोड़ के जाना यानी कि जो है दिक्कत है। यूपी का बजट हो चुका है, आर्थिक समीक्षा यूपी की हो चुकी है और आज का जो क्लास है जो क्वेश्चन बेस्ड है वो केंद्र के बजट और आर्थिक समीक्षा पे है। इसको कंप्लीट करने के बाद बजट के मामले में आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का है क्या। पहला प्रश्न जो है वो है केंद्रीय बजट 2026-27 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को शामिल करने का कारण यह है कि आजकल बजट का डेट भी पूछ लेता है। ठीक सर, हाँ हो गया। आजकल बजट का डेट भी पूछता है कि जो है किस दिवस को जो है बजट पेश किया गया था। तो क्वेश्चन बोल रहा है 31 जनवरी 2026, 1 फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026 या 1 मार्च। तो इस बार का जो बजट पेश किया गया था वो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। बजट के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट केंद्र में प्रस्तुत किया। इसमें बस इतना ही है, तो डेट बस जान लीजिए कि 1 फरवरी को जो है केंद्र सरकार का बजट आ गया था। ठीक, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। दूसरा, बजट 2026-27 को निम्नलिखित में से किस भवन में तैयार किया गया पहला बजट कहा गया। ठीक है, द बजट 2026-27 has been described as the first budget to be prepared in which of the following building। ठीक, संसद भवन, कर्तव्य भवन, राष्ट्रपति भवन या नॉर्थ ब्लॉक। तो इस बार का जो बजट है वो आपका कर्तव्य भवन में जो है तैयार किया गया। ठीक, और ये कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट था। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कहां पे था, तो ध्यान रखेंगे कर्तव्य भवन पे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया और पहला बजट था जो युवा शक्ति से प्रेरित विचारों पर आधारित है। ठीक, युवा शक्ति से प्रेरित विचार, कर्तव्य भवन अभी जो है नया बना है उसमें था और युवा शक्ति से प्रेरित विचारों पर जो ये बजट इस बार का आधारित था। अगला, बजट 2026-27 के 3 कर्तव्यों के अंतर्गत पहला क्या निर्धारित किया गया, यानी कि पहला कर्तव्य क्या था। What has been defined as the first duty under the 3 duties of the 2026-27 बजट। सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना, रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आर्थिक वृद्धि को तीव्र और सतत बनाए रखना तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करना, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता का निर्माण करना। तो जो पहला कर्तव्य था फर्स्ट ड्यूटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 स्टार का बनता है, वो था आपका आर्थिक वृद्धि को तीव्र और सतत बनाए रखना, ठीक, तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करना। ठीक है, मेंटेनिंग रैपिड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एड्रेसिंग ग्लोबल
चैलेंजेस, जैसा कि आपको पता है हम विजन लेके चल रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने का, ठीक। तो उसके लिए जो है ये बात रखी गई है कि आर्थिक वृद्धि को तीव्र कैसे रखा जाए, सतत कैसे बनाया जाए, सस्टेनेबल, और वैश्विक चुनौती को कैसे पार किया जाए, ताकि जो है ये गोल पूरा हो सके और एसडीजी के जो लक्ष्यों को जो है हम प्राप्त कर पाए। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका? पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक वृद्धि को तीव्र और सतत बनाए रखना तथा वैश्विक स्तर पर बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत बायोलॉजिकल और बायो सिमिलर्स के घरेलू उत्पादन है तो अगले 5 वर्षों में इकोसिस्टम निर्माण करने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? व्हाट बजट हैज बीन अलॉटेड for building an ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars over the next 5 years under the बायोफार्मा शक्ति स्कीम, ठीक। बायोफार्मा शक्ति स्कीम इस बार बड़ी चर्चा में रहा। और देखिए जो मेजर चर्चित रहे उनका बजट आवंटन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभी टेंडेंसी हो गई है कि मिलान से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। एक तरफ दे देगा योजनाओं का नाम या मंत्रालयों का नाम और एक तरफ दे देगा कि जो बजट एलोकेशन होता है जैसे कि 10,000, 5,000, 25,000, और उसके बाद आपको मिलान करना होगा। तो अगर जो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था वन लाइनर, अभी इस टाइप से जो है अगर इसमें मान लीजिए 1-2 अगर आपके ध्यान में अटका हुआ है, पता है आपको, तो आप उसको मिलान कर लेंगे और वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये ट्रेंड जो है शुरू हुआ है यूपीपीसीएस में 2023 के पेपर में। इस टाइप से 2 क्वेश्चन थे। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, 5,000 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए। तो देखिए बायोशक्ति फार्मा जो योजना है उसके तहत जो है 10,000 करोड़ रुपए जो है आवंटन हुए हैं। नंबर ध्यान रखेंगे 10,000 करोड़ रुपए, सीधा है, याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, बायोशक्ति फार्मा का कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत रणनीति में 3 नए पर और 7 वर्तमान संस्थाओं का उन्नयन शामिल है, ठीक है। 3 नए नी पर और 7 वर्तमान संस्थाओं का उन्नयन इसमें शामिल है। ये जरूरी नहीं लेकिन बस आवंटन इसका ध्यान रखेंगे। 10,000 करोड़ रुपए बायोशक्ति फार्मा को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रिय क्वेश्चन होता है आयोगों का। अकॉर्डिंग टू द बजट 2026-27 व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? 11.2 लाख करोड़ रुपए, 12.2 लाख करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ रुपए या 10.0 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो ऑप्शन इसका है वो है 12.2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सार्वजनिक पूंजी व्यय में जो है इसको बढ़ाकर अभी क्या कर दिया गया है 12.2 लाख करोड़ रुपया, ठीक। 12.2 लाख। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। वित्त वर्ष 2025-27 में यह 11.2 लाख करोड़ रुपए थी, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी कि टोटल 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ठीक। 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो रही किसमें? सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय क्या होती है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है और संरचना निर्माण होती है, जैसे रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, रेलवे बन रहा है, ये अवसंरचना निर्माण होता है, ये पूंजीगत व्यय होता है, ठीक, जिससे पूंजी का निर्माण हो। और इसमें जो है अभी 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। पिछले साल की अपेक्षा 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। सीधे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितना बढ़ा दिया गया, तो सीधे ध्यान रखेंगे 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में कितने उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित करने का जो है प्रस्ताव है? हाउ मैनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ठीक, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स एज proposed to be developed in the budget to promote sustainable passenger system? 5, 6, 7 या 8?
तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनाए जाने हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक, इस बजट में 7 डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, 7 जो है उच्च गति रेल कॉरिडोर यानी कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव इस बार रखा गया है। ठीक है, 7, ये नंबर ध्यान रखेंगे। शहरों के बीच विकास संयोजन के रूप में उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जैसे मुंबई से पुणे, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी आदि। ठीक है, यानी कि 7 नए बनाए जाने हैं। 7 का नाम जरूरी नहीं है, बस संख्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, आजकल बजट से ऐसे क्वेश्चन, पुरस्कारों से ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल हैं, जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सीधे बन जाता है। जैसे कि पहले पुरस्कारों में विजेताओं के नाम पूछता था, अभी सीधे पूछ ले रहा कितने पुरस्कार आवंटित। जैसे पद्म पुरस्कारों की संख्या इस बार यूपीपीसीएस 2025 में आया हुआ था, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि पद्म पुरस्कारों की संख्या बताइए। तो सीधे जो है ध्यान रखेंगे, 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। भारत विस्तार का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उल्लेख बजट में एक बहुभाषीय एआई टूल यानी कि एआई टूल के रूप में किया गया? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भारत विस्तार? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत विस्तार which has been mentioned in the budget as a multilingual AI tools। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। भारत विस्तार का पूर्ण रूप पूछ रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, भारत वर्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर टोटल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर टू टेक्नोलॉजी एंड एग्रेरियन रिसर्च, या भारत वैल्यू इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एग्रो रिसोर्सेज। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको इंग्लिश का देखना है, हिंदी नहीं याद करना है इसका। ठीक, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछेगा आपसे इंग्लिश, हिंदी से नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखिए, इसका भारत विस्तार का जो पूर्ण रूप है वो है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, यानी कि कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी कि किसानों का जो है किस हिसाब से वरीयता है इस बजट में, उसको जो है इस क्वेश्चन से देखा जा सकता है, इस इनिशिएटिव से देखा जा सकता है। तो भारत विस्तार का पूर्ण रूप जो है एकदम ध्यान रखेंगे, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। भूलना नहीं है, क्वेश्चन आए तो सीधे इसको कर देना है। इसका एक्सप्लेनेशन में भी यही है, भारत विस्तार का पूर्ण रूप वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, जो एग्री स्टैक पोर्टलों और ICAR पैकेज को AI के साथ एकीकृत कर देगा। ठीक है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उत्पाद हैं, उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक, किस भारत के किस पार्ट में कहाँ पे क्या उत्पादन हो रहा है, वो AI आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे या आपके जो है टैबलेट PC सिस्टम पे तुरंत वो एक्सेस करके आपको बता देगा, यानी कि कृषि संसाधनों तक पहुंच आपकी सुलभ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऋण से GDP यानी कि डेब्ट टू GDP अनुपात कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? ठीक, बजट 2026-27 के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 2026-27 के लिए ऋण से GDP डेब्ट टू GDP अनुपात कितना रहेगा, यानी कि जो हमारा GDP होता है उसमें ऋण कितना है, मतलब 100 रुपया में जो है ऋण कितना है, कितने का ऋण रहेगा हमारे ऊपर, यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर, यानी कि पूरे भारतवासियों के ऊपर। देख लेते हैं क्या है, 56.1%, 55.6%, 53.4% या 50.2%। तो इसका ऑप्शन है 55.6%, 55.6%। ठीक, ये ऋण लिया क्यों जाता है? जो भी योजनाएं देश में चलती हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं परियोजनाएं सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है, उसके लिए जो है वैश्विक संस्थानों से ऋण लिया जाता है। ठीक, तो इसका जो रेशियो है आपका 55.6% का रेशियो है इस बार। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसके 56.1% की तुलना में बजट 2026-27 में इसके 55.6% रहने का अनुमान है, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है।
नीचे हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई बढ़ाता है तो ध्यान रखेंगे ऋण का जो अनुपात है वो नीचे गया है। ठीक, ऋण का अनुपात नीचे गया है, ठीक, ऊपर नहीं गया है। पहले 56.1% था और अभी 55.6% गया है। बहुत मामूली अंतर है लेकिन नीचे गया है। नेक्स्ट, बजट अनुमान 2026-27 का कुल आकार यानी कि टोटल बजट साइज कितना है? ठीक, फेवरेट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 4 स्टार का, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे यूपी का बजट आपने देखा था 9,12,600 कुछ था, वैसे इसका भी देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ बजट एस्टिमेटेड फॉर 2026-27? ऑप्शन है 45.25 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन है 50.12 लाख करोड़ रुपए, 53.47 लाख करोड़ रुपए या 41.25 लाख करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन है तीसरा सी, 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट है ये। ठीक, लाख करोड़ रुपए का बजट है ये, यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। 53.47 लाख करोड़ रुपए। ठीक, बजट 2026-27 के अनुमान, कुल अनुमान बजट का लगभग 53.27 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ठीक 53,47,315 करोड़ रुपए है ये। ठीक है ना, 53,47,315। ठीक, 53,47,315, ठीक है ना, करोड़ रुपए का इस बार बजट किया गया है। ठीक है, 53,47,315, ठीक है, सीधे आएगा, मार दीजिएगा क्वेश्चन, 53,47,315। ओके, नेक्स्ट, बजट 2026-27 में सरकार के कुल राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? What fact correct regarding the classification of the government's total revenue and capital receipt in the budget 2026-27? तो देखिए, इसका जो विकल्प है सीधे देख लेते हैं। जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 60.8% है और पूंजीगत प्राप्तियां 33% है, यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो ज्यादा है और पूंजीगत प्राप्तियां कम है। राजस्व प्राप्तियां 66.8% है, यानी कि मोटी मोटा 67% मान लीजिए, और पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि जो पूंजी लगा करके, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डेवलपमेंट करते हैं उससे प्राप्तियां 33.92% है। ठीक, कुल प्राप्तियों में 66.8% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 33.92% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों से है। नोट में क्या है, व्यय के मामले में 77.15% राजस्व खाते पर है और 22.85% पूंजी खाते पर व्यय है। ठीक है, तो इसको बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है और पूंजीगत प्राप्तियों से हम कम कमा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है 66 रुपया राजस्व प्राप्तियों से आ रहा है और 33 रुपया जो है पूंजी से आ रहा है, जो पूंजी इन्होंने लगाया है। नेक्स्ट, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी इज द फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू बी इन द बजट एस्टिमेटेड फॉर 2026-27? 1.5%, 2.7%, 4.3% या 0.3%? तो इस बार जो है राजकोषीय घाटे की जो बात कर रहा है वो 0.3% राजकोषीय घाटा इस बार केंद्र सरकार का रहेगा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट। ठीक, बजट अनुमान 2026-27 में 16.96 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो जीडीपी का, अच्छा सॉरी, हाँ 4.3%, सॉरी 4.3% है, 0.3% नहीं, 4.3% है, ये गलत हो गया। 4.3%, इतना कम कैसे रहेगा वो भी मैं भी सोच रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, 4.3% रहेगा। जो केंद्र सरकार का जो है फिजिकल डेफिसिट है वो 4.3% है, 4.3%।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये था आपका जो राजकोषीय घाटा है, ठीक, राजकोषीय घाटा 4.3% है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है उसमें प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है, ठीक, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक। तो देखिए जो राजस्व घाटा था वो 4.3% था और जो प्रभावी है, जैसे उसमें जब प्रभावी लग गया, ठीक, प्रभावी राजस्व घाटा वो आपका जो है 0, ठीक है 3% का अनुमान है, ठीक, 0.3% का अनुमान लगाया गया है। ओके, तो देखिए बजट अनुमान 2026-27 में प्रभावी राजस्व घाटा का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। इसको हटा देते हैं, ठीक। तो राजस्व घाटा 4 देखिए राजस्व घाटा सीधे एक इंडेक्स में लिख देते हैं, राजस्व घाटा 4.3% और इसके आगे जब प्रभावी लग जाएगा, ठीक, प्रभावी लग जाएगा जब, तो यह हो जाएगा 0.3%। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में सकल कर राजस्व यानी कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का अनुमान कितने का लगाया गया है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन द 2026-27 बजट, ठीक। तो ऑप्शन है आपका 35.33 लाख करोड़ रुपए, 41.25 लाख करोड़ रुपए, 44.4 लाख या 10.19 लाख। तो जो सकल कर राजस्व है यानी कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो 44.4 लाख करोड़ रुपए है, ठीक, 44.4 लाख करोड़ रुपए क्या आ रहा है, टैक्स से हम प्राप्त कर रहे हैं। सकल कर राजस्व यानी कि संपूर्ण कर जो टैक्स से आ रहा है 44 लाख, ठीक है, 44.04 लाख करोड़ रुपया जो टैक्स आता है। और टैक्स आपको पता है विभिन्न तरीकों से आता है, छोटे से सुई से लगाए बड़े से विमान तक, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमाउंट ये बहुत बड़ा रहेगा। तो टैक्स से सरकार जो है 44.4 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार पा रही है। पूछ रहा है कि सकल कर राजस्व के अंतर्गत शीर्ष 3 कर स्रोतों में से कौन सा सही अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप 3 टैक्स सोर्सेज अंडर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्स मिलता है, ठीक है, उसका जो है अवरोही क्रम आपसे ये पूछ रहा है, ठीक। तो पहला इसका जो ऑप्शन है सीधे देख लेते हैं, वह है आपका आयकर, निगम कर और जीएसटी, ठीक है, आयकर, निगम कर और जीएसटी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शीर्ष जो है 3 कर राजस्व इस प्रकार हैं, आयकर 14.66 लाख करोड़ रुपए, निगम कर, ठीक है, निगम कर 12.31 लाख करोड़ रुपए और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है 10.19 लाख करोड़ रुपए। यानी कि अब देखिए सीधा सा इसको मैं लिख दे रहा हूं, आयकर, ठीक है, जो आयकर है टैक्स है वो शीर्ष पर है, टॉप पे है, उसके नीचे आपका आ जा रहा है फिर निगम कर हो जा रहा है, ठीक, निगम कर और उसके नीचे आ जा रहा है जीएसटी, ठीक है, टॉप पे आपका है आयकर, ठीक है, इनकम टैक्स सबसे ऊपर है। इनकम टैक्स से आ रहा है आपका 14.66 लाख करोड़ रुपए, निगम कर से आ रहा है 12 लाख करोड़ रुपए और जीएसटी से आ रहा है 10.19 लाख करोड़ रुपए। यानी कि ये अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो आप सीधे पहले इनकम टैक्स को लगाएंगे, फिर जो है निगम को लगाएंगे, जीएसटी को तीसरे पे करेंगे, यानी कि फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है। बजट 2026-27 में व्यय के संघटकों के चार्ट के अनुसार सरकार के खर्च का दूसरा सबसे बड़ा मद कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ट इन 2026-27 विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइटम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। करों में राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज अदायगी 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं या रक्षा। तो इसमें जो है
इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो ब्याज अदायगी होती है ना, वो हम 20% कर रहे हैं। ब्याज अदायगी ये सेकेंड मद है हमारा, देख लेते हैं। संगठकों में सबसे बड़ा मद जो है करों में राज्यों का हिस्सा है यानी कि 22%, और दूसरा जो है ब्याज अदायगी यानी कि जो है राज्यों को, ठीक है, राज्यों को हम दे रहे हैं 100 रुपए में 22 रुपए, ठीक, और ब्याज जो पैसा आप ले रहे हैं विभिन्न जगहों से, उसमें आपका 20 रुपया चला जा रहा है, ठीक है। राज्यों का हिस्सा यानी कि जो स्टेट्स का जो हिस्सा होता है, जैसे केंद्र में जो है ऐड होते हैं उनके हिस्से होते हैं, तो राज्यों को 22 रुपया दिया जा रहा है, और दूसरा मद जो है ब्याज हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्याज दे रही है 20% वो ब्याज दे रही है, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया ब्याज दे रही है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। प्राप्ति के स्रोतों के अनुसार सरकार के पास आने वाला 1 रुपए में सर्वाधिक हिस्सेदारी उधारियों के बाद किसकी है, ठीक है। पूछ रहा है कि प्राप्ति के स्रोतों के अनुसार, मतलब जहां जहां पैसा आ रहा है, सरकार के पास आने वाला 1 रुपए में सर्वाधिक हिस्सेदारी, मतलब उधारी देने के बाद जो 20% उधारी आप दे रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। According to the sources of receipt in 2026-27 budget, which component accounts for the largest share after borrowing every 1 rupee received by the government? निगम कर, ठीक है, आयकर, जीएसटी या उधार। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पे लिख भी दिया है आयकर से। आयकर नंबर 1 पे था ना, पहले आयकर था, फिर निगम कर था, फिर जीएसटी था, ठीक है। तो उधार देयताओं के बाद जो है सबसे पहले तो उधार देयताएं नंबर आ जा रही है, बाकी जो है आयकर से ज्यादा पैसा आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है। निगम कर सेकंड पे रहेगा, जीएसटी थर्ड पे रहेगा आपका। प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सेदारी, ठीक है, उधार और अन्य देयताओं के बाद जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है आयकर यानी कि इनकम टैक्स है, फिर निगम कर और फिर जीएसटी आपका आ जाता है। किस मंत्रालय को सर्वाधिक धनराशि यानी कि 7,84,678 करोड़ रुपए आवंटित की गई है? विच मिनिस्ट्री हैज बीन अलॉटेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंड्स 7,84,778 करोड़ इन द 2026-27 बजट, ठीक है। मतलब इतना ह्यूज अमाउंट जो है किसको दिया गया है? ऑप्शन है आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेलवे मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए ये जो सबसे ज्यादा धनराशि जो हमने आवंटित की है यानी कि 7,84,678, ठीक, ये हमने दिया है सबसे ज्यादा किसको? ये हमने दिया है रक्षा मंत्रालय को, ठीक है, रक्षा मंत्रालय को हमने दिया है। होना चाहिए पहले पे शिक्षा, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में जरूरी है रक्षा पे व्यय करना। सर्वाधिक व्यय रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 14%, 14.68%। ये परसेंटेज भी ध्यान आप रखेंगे, यानी कि 100 रुपए में 14 रुपए जो है हम जो है रक्षा मंत्रालय को दे रहे हैं, ठीक है, जो कि जरूरी भी है, शिक्षा भी जरूरी है और सुरक्षा भी जरूरी है। तो रक्षा मंत्रालय को जो है सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है मंत्रालयों में। प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक राशि दी गई है? ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। पिछला क्वेश्चन भी फेवरेट था आयोगों का कि किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजट, लेकिन अब योजनाओं पे आ जाइए। रिगार्डिंग बजट एलोकेशन फॉर मेजर स्कीम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन अलॉटेड द हाईएस्ट अमाउंट? ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या पीएम किसान योजना। तो जो सबसे ज्यादा जो है जिसको आवंटित किया गया बजट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो पीडीएस में बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सर्वाधिक 2,27,429 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके विपरीत पीएम किसान को 6350 करोड़ रुपए,
ठीक है। और जल जीवन मिशन को 67,000 जो है 67,670 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, ये 63,500 करोड़ रुपए है और ये 67,000। अब इसको देख लेते हैं क्या है ये? प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को सर्वाधिक है, दूसरे पे आप रखेंगे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये जो पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो सीधी बात है कि उसमें पैसा ज्यादा लगना है। इसका अमाउंट ध्यान रखेंगे कितना है, अमाउंट है 63,500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ठीक, दूसरा जो है उसके बाद आपका आ जा रहा है पीएम किसान, जो हर 4 महीने पे 2-2 हजार रुपए किसानों को दिया जा रहा है। तो उसमें जो है आप दे रहे हैं, सॉरी ये 67 रहेगा, 67 रहेगा ये, एक सेकेंड। जल जीवन मिशन को आप दे रहे हैं 67,670 और पीएम किसान में आप दे रहे हैं 63,500। ठीक है, मिलान में क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं करना है। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2,27,429 करोड़ रुपए जो योजना गेहूं और चावल बांटे जाते हैं उसके लिए। जल जीवन मिशन चूंकि गांव में पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, टंकी बनाई जा रही है, तमाम चीजें हैं, तो उसके लिए 67,670 करोड़ रुपए और पीएम किसान के लिए जो है 63,500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है पीएम किसान के लिए। नेक्स्ट, जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का प्रथम अग्रिम अनुमान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 presented in the parliament on January 19, 2026, what is the first advance estimate to India's GDP growth rate for financial year 2026? यानी कि सीधा बात है 2026 में भारत का जो है ग्रोथ रेट क्या रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो जो आपका ग्रोथ रेट रहे सीधे सीधे आ जाते हैं वो है 7.4%। ठीक, रेटिंग एजेंसियां यानी कि आईएमएफ क्या कहता है, आरबीआई क्या कहता है, उनमें भी जो है सबसे महत्वपूर्ण है बजट में क्या कहा गया है। तो बजट में जो ग्रोथ रेट हमारी बताई गई है कि भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है ना, वो 7.4% रहेगा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का वृद्धि दर जो रहेगा वो 7 यानी कि जीडीपी जो है 7.4% के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है ना, और जीवीए वृद्धि दर 7.3% है। ठीक है, जीवीए आपका 7.3 है, मतलब दोनों लगभग पास पास में है। ठीक, जीवीए आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जीवीए आपका 7.3 है और आपका जीडीपी आपका है 7.4। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये आपका जीवीए है, जीवीए, और ये आपका है जीडीपी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। आर्थिक समीक्षा में किसका चर्चित कथन है कि भारत को एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दोनों दौड़ना होगा? Whose notable statement in the economic survey is that India must run both a marathon and a sprint at the same time? ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दौड़ दोनों जो है दौड़ना होगा। वित्त मंत्री का, आर्थिक समीक्षा सर्वेक्षण का, नीति आयोग के अध्यक्ष का या 16वें वित्त आयोग का? मतलब ये कोट जो है किसने या किसने बोला है? तो ये जो है कोटेशन जो था ना, ये था आर्थिक समीक्षा या सर्वेक्षण का, द इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट जो है दोनों दौड़ना होगा भारत को। देखते क्या कहता है व्याख्या। सर्वेक्षण का चर्चित कथन है कि भारत को दीर्घकालीन लक्ष्य यानी कि मैराथन और तत्कालीन प्रतिस्पर्धा यानी कि जिसको स्प्रिंट बोलते हैं, दोनों पर एक साथ काम करना होगा। देखिए, बहुत ही प्रेरणादायक कोर्स एक तरह से हमारे लिए भी है। ठीक, कि आपको जो है अगले महीने पेपर है, तमाम चीजों में सामंजस्य बिठाते हुए आपको मैराथन और तत्कालीन प्रतिस्पर्धा यानी कि स्प्रिंट यानी कि आपका
जो मॉक टेस्ट है, जो टेस्ट आयोजित कराया जा रहा है संडे टू संडे, जो भी चीज़ें हैं आपको मैनेज करना होगा। ठीक, आपको डबल काम करना पड़ेगा, अपना भी काम जो व्यक्तिगत है और पढ़ाई भी जो है साथ में लेके आपको चलना होगा। यानी कि दीर्घकालिक लक्ष्य जो कि आपका पेपर है और तत्कालिक जो अभी का काम है, दोनों को साथ लेके चलना होगा। वर्ष 2024-25 में आयात इंपोर्ट की वृद्धि की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? देखिए, अब ये 24-25 का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पुराना है। ये क्वेश्चन जो है आर्थिक सर्वेक्षण का है और जो है डेटा जो है बाद में आते हैं, इस वजह से जो है ऐसा आपको लगता है कि क्वेश्चन पुराना आ गया। क्वेश्चन ये नया ही होता है। ये 2024 और 25 के डेटा पर आधारित है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार देश कौन सा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस या चाइना? तो देखिए, चीन जो है हमारा सबसे बड़ा भागीदार देश रहा है। सीधी बात है कि पड़ोसी है, बहुत सामान हमको देता है, सब चीज जो है चीन से ही आ रही है। आयात की दृष्टि से चीन 15.60% है, उसके बाद रूस है और फिर जो है संयुक्त अरब अमीरात है। यानी कि चाइना नंबर 1 पे हम सामान ले रहे हैं चीन से। ठीक, इसको मैं लिख दूं, पहले पे हम चीन से सामान ले रहे हैं, दूसरे पे हम ले रहे हैं रूस से और तीसरे पे ले रहे हैं हम यूएई से। ठीक, चीन से हम ज्यादा, चीन वैसे हमेशा से रहा है, सालों से रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट की दृष्टि से, निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों का सही क्रम कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज फॉर द इंडियन एंड टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट? ठीक है, तो एक्सपोर्ट में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सामान हम जो है किसको दे रहे हैं। तो देखिए, एक्सपोर्ट में जो है कई सालों से पहले सबसे ज्यादा सामान हम संयुक्त राज्य अमेरिका को देते हैं। ठीक है, फिर संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड को, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात और नीदरलैंड, इनको हम जो है ज्यादा सामान बेचते हैं। सबसे ज्यादा सामान हम मंगा रहे हैं चाइना से, लेकिन दे रहे हैं सबसे ज्यादा सामान हम अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका 19% हमारा जो है निर्यात ले रहा है, यूएई हमारा 8.37 ले रहा है और नीदरलैंड 5% पे है। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, फिर यूएई को और थर्ड पे आपका नीदरलैंड है। ठीक है ना, ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे आप। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? When did the 16th फाइनेंस कमीशन headed by the Dr. अरविंद पनगड़िया submit its report on the president to the president? इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना जरूरी होता है। सीधे ध्यान रखते हैं कब पूछा गया था, कब भेजा दिया गया था। तो जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी, वो रिपोर्ट सौंपा था इन्होंने 27 नवंबर को। ठीक, 2025 का दिन था वो, 27 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग का जो है रिपोर्ट सौंपा गया था, जो कि अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और आयोग ने 17 नवंबर 2025 को अपना रिपोर्ट सौंप दिया गया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक, क्योंकि जब भी वित्त आयोग का गठन होता है चर्चा रहता है, चर्चित होती है, क्योंकि उससे देश की दिशा और दशा तय हो जाती है। तो 31 दिसंबर 2000, ये ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर 2023 को जो है 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ। ठीक, 31 दिसंबर 2023 और 17 नवंबर 2025 को इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया गया। ठीक है ना, 17 नवंबर 2025 को। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, वैसे नहीं जाना एग्जाम में। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना % रखने का सिफारिश किया गया है? 4 स्टार प्लस का क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस हैज द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड फॉर द स्टेट्स? ठीक है, 16वें वित्त आयोग ने क्या बोला है कि भैया कितना पैसा जो है आप राज्यों को दे दीजिए। तो उन्होंने बोला है 41%, 42%, 32% या 45%। तो उन्होंने बोला है कि भैया 100 रुपया में 41 रुपया जो है आप क्या करिए, जो है ना, दे दीजिए राज्यों को। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% रखने का सुझाव दिया है, जो कि 15वें वित्त आयोग के समान ही है। ठीक है ना,
कोई विशेष अंतर नहीं है। 16वें वित्त आयोग ने भी बोला है कि भैया एक काम करो, आप दे दो 41%, 41 रुपया 100 रुपया में राज्यों को बांट दो। राज्यों के विविध केंद्रीय करों के लिए 16वें वित्त आयोग ने सर्वाधिक भारांश की इस मानदंड को दिया है। ठीक, 4 स्टार का क्वेश्चन ये भी। विच क्राइटेरियन हैज बीन assigned to the highest weightage by the 16th Finance Commission for the distribution of central taxes among the state? जनसंख्या, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, प्रत्येक जीएसडीपी, दूरी या क्षेत्रफल। ठीक, तो दे रहा है, ये बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है दूरी, यानी कि पर कैपिटा, ठीक है, जीएसडीपी डिस्टेंस को ज्यादा महत्व दीजिए। मापदंड में सर्वाधिक भारांश प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दूरी को 42.5% देने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद जो है जनसंख्या को 17.5% दिया गया, यानी कि ध्यान रखेंगे जो भारांश की बात की गई है वो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को, यानी कि क्या बोल रहा है, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस को दिया गया है। ठीक, 16वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अनुसार केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में राज्यों के पारस्परिक हिस्से में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य को है? फेवरेट क्वेश्चन, 4 स्टार प्लस का क्वेश्चन, यानी कि बोल रहा है सबसे ज्यादा किस राज्य को पैसा दे देना चाहिए, यानी कि 17%, मतलब 17% हिस्सा देने को बात बोल रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो जो है आपके लिए 4 स्टार प्लस प्लस का क्वेश्चन ये इसलिए हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है सर्वाधिक बोली गई है कि भैया उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा दो। ठीक, 17.61 जो है 61% हिस्सेदारी। देख लेते एक्सप्लेनेशन। हस्तांतरित करो की सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की, हस्तांतरित जो है टैक्स की बात करा ना, हस्तांतरित कर, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टैक्सेस ट्रांसफर्ड, जो टैक्स मिलता है, ठीक है, सेंटर को, क्या सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। ठीक, इसके बाद दूसरा स्थान बिहार का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। ठीक, अब देख लेते हैं क्या है इसका। पहले पे उत्तर प्रदेश, यानी कि अपना प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, क्या हस्तांतरित करों में हिस्सेदारी। ठीक, पूछेगा उत्तर प्रदेश की हस्तांतरित करों में हिस्सेदारी, तो आप 17.61% लगा करके आएंगे। पूछेगा ना कि 16वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश की करों में हिस्सेदारी कितनी है, तो आप लगा के आएंगे 17.61% हिस्सेदारी है हमारी, यानी कि उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार अटल पेंशन योजना को अब किस वर्ष तक जारी रखा जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट अंटिल इट द ईयर विल द अटल पेंशन योजना विल बी कंटिन्यूड। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत बनते हैं। ठीक है, तो सीधा आ जाते हैं, जो अटल पेंशन योजना है ना वो वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगा। ठीक, अटल पेंशन योजना 2030-31 तक जारी रहेगा। 21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना ने कि एपीवाई को वर्ष 2030-31 तक जो है जारी रखने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि स्वीकृति दी है। अटल पेंशन योजना एपीआई में शामिल होने के लिए पात्र नागरिकों की आय की सीमा क्या निर्धारित है? व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट फॉर एलिजिबल सिटीजन्स टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना? यानी कि अटल पेंशन योजना में कितने से कितने वर्ष के लोग जारी हो सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 जो है 40 वर्ष तक के लोग जो है इसमें हो सकते हैं। ठीक, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इसमें अटल पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत पिछला वर्ष और निर्धारित वर्ष के भ्रम को मिटाकर एक नई अवधारणा को विकसित की गई है, अपनाया गया है या बताया गया। 4 स्टार प्लस का क्वेश्चन है। अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025
effective from April 1st 2026, which single new concept has been adopted by the eliminating the confusion between previous year and assessment year। ठीक, क्या कह रहा है? वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर, कर वर्ष यानी कि टैक्स ईयर, मूल्यांकन वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर यानी कि आयकर वर्ष यानी कि इनकम ईयर। देखिए 2 टर्म थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 टर्म पहले अपनाए जाते थे, अभी जो है उस टर्म को हटा करके क्या कहा, पहला टर्म था पिछला वर्ष और दूसरा टर्म था निर्धारण, ठीक है। क्या था? निर्धारण वर्ष। एक था पिछला वर्ष, दूसरा था निर्धारण वर्ष। अब जो है पिछला वर्ष और निर्धारण वर्ष को हटा करके कर वर्ष कर दिया गया, यानी कि टैक्स ईयर कर दिया गया है। नए अधिनियम के तहत पिछला वर्ष निर्धारण वर्ष की दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके अब केवल एक ही शब्द यानी कि टैक्स ईयर का उपयोग किया जाएगा। इसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी, ठीक है ना। यानी कि अब टैक्स ईयर के नाम से जाने जाएगा। अब वो दोनों टर्म खत्म कर दिया गया है, ठीक। इस बार से जो है दोनों टर्म समाप्त हो चुके हैं। ये सब देखिए टर्म्स है, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। नया आयकर अधिनियम 2025 भारतीय कर व्यवस्था में लगभग कितने वर्षों बाद एक व्यापक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया है? 4 स्टार का क्वेश्चन। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 represent a comprehensive and significant reforms in the Indian tax system after approximately how many years? ठीक, ये बड़ा बदलाव कितने सालों के बाद आया है? सीधा ऑप्शन है 50 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष या 40 वर्ष। तो 65 वर्ष के बाद ये बदलाव, एक मेजर बदलाव भारतीय टैक्सेशन व्यवस्था में कर दिया गया है। नया आयकर अधिनियम 2025 में भारतीय कर व्यवस्था में 65 वर्षों के बाद यानी कि पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम 1961 के बाद, ठीक, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जो कर व्यवस्था को सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाता है। देखिए इसी के साथ जो है आपका सेंट्रल टैक्स यानी कि केंद्र सरकार का जो बजट था, ठीक है, केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, और आर्थिक समीक्षा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी केंद्र का कंप्लीट हुआ आपका, जिसमें आपने आयकर के महत्वपूर्ण टर्म पढ़ लिए। यूपी का बजट आपने देख लिया, आर्थिक समीक्षा दोनों का देखा और केंद्र का बजट भी देख लिया आपने। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद अब आपका जो है इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, आएगी तो कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको ईमानदारी से कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और जो चैनल पे टेस्ट कराए जा रहे हैं उससे जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।